हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स ऑफ बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और यहाँ पर हमने आपको लॉ का रिवीजन कराया है, साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक्स का रिवीजन भी आपको कंप्लीट करा दिया। अब जो है आज हम पार्टनरशिप का रिवीजन करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस रहेगा, थ्रू एमसीक्यूज ही हम रिवीजन करने वाले हैं। 2 पार्ट्स में लेक्चर आपको डिलीवर होगा, जिसमें पहले पार्ट में हम कुछ पोर्शन को रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज के साथ, और सेकंड पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और उन्हें अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारे ऐप अफेयर्स विद बिजनेस से कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स एंड मॉक टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप एक्सेस कर सकते हैं यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट कोर्स को। बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। आज हम रिवाइज करेंगे एक नया टॉपिक, जो कि हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट से है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये यूनिट जो है 10 मार्क्स का वेटेज रखती है। यहाँ से 10 मार्क्स से क्वेश्चन बनता है, जिसमें हम पार्टनरशिप अकाउंट्स का रिवीजन करेंगे आज। पार्टनरशिप अकाउंट में सिलेबस में मेंशन है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर थोड़ी और चीजें भी आती हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, बेसिक्स जो हम इसमें सीखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड ना हो तो कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं। देन हम चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज आ रहा है, उसके कैसे कैसे ट्रीटमेंट है, वो हम इसके अंदर सीखेंगे। फिर एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ एंड डिसोल्यूशन। तो सारे ही टॉपिक्स को मैं आपको कवर करवाऊंगी, अच्छे से रिवाइज कराऊंगी थ्रू ऑल दीज सेशंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, और बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप क्या होती है, देखिए पार्टनरशिप हमारे पास 1932 इसके सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप का मतलब है रिलेशन बिटवीन पर्संस, पर्संस के बीच का रिलेशन जो कि एग्री कर रहे हैं टू शेयर प्रॉफिट्स। वाई, क्यों क्यों कैरी कर रहे हैं, ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके। ठीक है, तो सेक्शन 4 पार्टनरशिप का क्या कहता है डेफिनेशन, इट इज रिलेशन बिटवीन पर्संस, उन पर्संस के बीच का रिलेशन जिन्होंने एग्री किया है, हु हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड, किस चीज पे एग्री कर रहे हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के द्वारा कमाए गए प्रॉफिट के शेयरिंग को लेकर ये लोग एग्री कर रहे हैं। और ये बिजनेस या तो सब लोग मिलकर चलाएंगे या फिर कोई एक पर्सन दूसरे की बिहाफ में भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, यहां पर जो है पार्टनरशिप के अंदर आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म को एक ही माना जाता है। और मैं इसे अगर और बेहतर तरीके से बताऊं तो इसका क्या मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। कैसी लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड। अब पार्टनरशिप में जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जिन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं, जो मिलकर एक फॉर्म बनाते हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं है बनाना, बट अगर बनाते हैं तो इससे आपके जो डिस्प्यूट्स हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी नहीं होती पार्टनर्स के बीच में। अब पार्टनरशिप डीड जो है, इसमें हम लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि पार्टनर्स को फॉलो करनी होती हैं। ये आपकी ओरल में भी हो सकती है और रिटर्न में भी हो सकती है। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर जब बनाते हैं तो मैंने बताया कि इससे आपके डिस्प्यूट्स नहीं होते, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें सारी चीजें मेंशन होती है कि
फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, किस तरीके का बिजनेस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होता है, पार्टनरशिप ना होने की वजह से, पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ये बन जाता है इक्वली, क्योंकि डीड में कुछ मेंशन नहीं है कि किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। तो क्या ले लेते हैं हम प्रॉफिट को, कि इक्वली हम प्रॉफिट को बांटेंगे, तो पीएसआर क्या हो जाता है, इक्वली। दूसरी चीज क्या है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, पार्टनर्स का कोई रेम्यूनरेशन है, ये सारी की सारी चीजें नहीं आती, नॉट अलाउड, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म पे कोई लोन है और उसका इंटरेस्ट पे करना है तो ये अलाउड होता है, और कुछ मेंशन नहीं है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना है, तो ये होता है 6% पर एनम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% पर एनम, क्योंकि ये क्या है, आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब फर्म को फायदा हो या नुकसान हो कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही होगा, लोन पे ब्याज तो देना ही होगा। कुछ मेंशन नहीं है डीड में तो कितना करेंगे, 6% पर एनम, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी, पार्टनरशिप का ग्लिम्स आपको मैंने दिया कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें आती है। और भी बहुत चीजें जो हम क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे, आपको थोड़ा रिविजन सेशन अपने और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बार से याद आ रहे होंगे कि क्या क्या चीजें आपने क्लासेस में पढ़ी थी। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और एक ही करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इन अ पार्टनरशिप फर्म व्हाट आर सम ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अ फिक्स रेशियो, ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को फिक्स रेशियो में शेयर करते हैं, जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, नहीं होगा तो इक्वली कर लेंगे। 2 और उससे ज्यादा पर्सन बिजनेस को चला सकते हैं एक एग्रीमेंट के अंदर, 2 और मोर पर्सन, यस। बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग एज एन एजेंट, बिजनेस क्या है, कैरीड बाय ऑल, या तो सारे मिलकर बिजनेस चलाएं या फिर कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बाकियों के बिहाफ में एक्ट करेगा। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स हैं, हेंस ऑल ऑफ दीज विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, let's move to the next question, question number 2. In the lack of a partnership agreement, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कोई कमी होती है या फिर मैं कहूँ पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंट है आपकी, तो कौन कौन से रूल्स पार्टनरशिप फर्म में फॉलो होंगे। विच आर द फॉलोइंग रूल्स गवर्न्स द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर पे इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच दे मेक, पार्टनर की जो पे है वो डिटरमाइन की जाएगी कि वो कितना कमा रहे हैं उतना उन्हें दे दो। देखो अभी अभी मैंने बताया पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं मिलता, तो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे 6% देना है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द सेम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होगा। अगर इक्वली लिखा होता तो हम इसे कंसिडर करते, पर सेम लिखने का क्या मतलब है, सेम लिखना बता दिया बस उतना ही, बट पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती तो इक्वली लेते हैं, है ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। नो इंटरेस्ट शेल बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट शेल बी चार्ज ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो आपका पीएसआर इक्वल ही जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम आपको पे करना होगा। यहाँ पर यही पूछा था कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो इसमें से कौन सा जो है रूल पार्टनरशिप फर्म में फॉलो किया जाता है। तो पार्टनरशिप पे, पार्टनर्स को जो पेमेंट होगी, जो सैलरी होगी वो नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप रेशियो सेम नहीं, इक्वली होगा तो कंसिडर करेंगे। नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन कैपिटल, हेंस ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमेशा ऑल ऑफ द अबव देखकर उस पर जंप मत करना, अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना कि आपसे क्या पूछ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। On 1st April 2022, A's capital was rupees 2 lakh.
and on 1st October 2022 he introduces additional capital of rupees 1 lakh. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 6% पर एनम. अब क्वेश्चन पूछा है हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. कैपिटल पे जब इंटरेस्ट लगता है तो हमेशा ध्यान रखना कौन सी कैपिटल पे लगता है. एक होती है ओपनिंग कैपिटल, एक होती है क्लोजिंग कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. भाई इंटरेस्ट लगाना शुरू कहां से करोगे? शुरुआत की कैपिटल से लगाना करोगे ना. तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है. बट अगर ऐसा हो कि आपके पास जो कैपिटल है वो क्लोजिंग दी हुई है, अगर क्वेश्चन में कभी क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसमें सबसे पहले आप लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड होती है आपकी ड्रॉइंग्स, लेस करेंगे आप प्रॉफिट, अगेन लेस करेंगे आप एडिशनल कैपिटल और निकल जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, क्योंकि देखिए हमें उल्टा करना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ आना है, मतलब क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है. तो जो चीजें हम प्लस करते थे उसे माइनस करेंगे, जो माइनस करते थे उसे प्लस करेंगे. देखिए अगर ओपनिंग कैपिटल आपके पास दी होती और इसमें आपने कुछ ड्राइंग्स करी होती, कुछ पैसा विड्रॉ करा होता फॉर पर्सनल यूज, तो उसे क्या करते? लेस करते. प्रॉफिट हुआ होता तो क्या करते? प्लस करते. एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे. ठीक है, और तब जाके पहुंचेंगे क्लोजिंग कैपिटल पे. लेकिन हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हमें ओपनिंग पे पहुंचना है, तो जो चीजें हम माइनस करते थे वो प्लस हो जाएंगी, जो प्लस करते थे वो माइनस हो जाएंगी. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो. ए जो है पहले तो 2 लाख इसने कैपिटल इन्वेस्ट करी. ठीक है, 6% पर एनम. कितने टाइम के लिए? अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स हो गए, क्योंकि 1 अक्टूबर से उसने फिर से इंट्रोड्यूस करी, तो 6 मंथ्स हो गए. 6/12. ठीक है, 6 2 2 3 0 0 कैंसिल, 3 2 6. कितना आ जाएगा ये? 60,000. हाँ, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 6,000 ना. एक मिनट, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, हमें एक जीरो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. ठीक है, अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर को उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, 1 लाख और आ गई कैपिटल, तो अब कितनी हो गई कैपिटल? 3 लाख. ठीक है, कितनी हो गई कैपिटल? 3 लाख. अगेन 6%, 3 लाख कैपिटल 6%. अब ये 3 लाख फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए है, तो 6/12. सेम प्रोसेस, 6 2 12, 2 3 6, 0 0 3 3 9,000. तो 6 प्लस 9,000 कितना हो जाएगा? ये आपका 15,000. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बहुत बेसिक है, जितने महीने की कैपिटल है उतने पे इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर जैसी ऐड हो जाएगी उसके आगे के मंथ्स पे कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे और कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से 2 लाख थी, अब 1 लाख और हमने ऐड कर दी है. ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. Vikas is the partner in a firm. He withdrew rupees 2,000 per month on the last day of every month during the year ended 31st March 2023. If interest on drawing is charged 9% per annum, the interest charge will be. अब देखो ड्राइंग्स पे जब इंटरेस्ट लगता है, देखो ड्राइंग्स आपको पता है पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स पैसे विड्रॉ कर रहा है. अब अगर हम उसे रोकेंगे नहीं तो वो तो हर महीने पैसे निकाल लेगा, है ना. तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ताकि वो अपनी जो ड्राइंग इसे कम कर ले. तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेती है, तो ये पार्टनर्स जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो फर्म के लिए हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से इनकम बन जाती है. ठीक है, अभी मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन भी बताऊंगी, तो वहां पर भी एक्सप्लेन करूंगी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम बन जाती है. ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कैसे करते हैं? तो भाई जितनी आपकी ड्राइंग्स है, ठीक है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू
एवरेज पीरियड अपॉन 12, इस तरह से होता है। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स मतलब जैसे यहाँ पे आपको पर मंथ की ड्राइंग्स दी है तो आप इसे इंटू 12 करेंगे, कितनी हो जाएंगी ये 24,000, तो टोटल ड्राइंग्स मुझे मिल गई 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। बट द क्वेश्चन इज कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। देखो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है पीरियड, पीरियड नहीं टाइम लिखती हूँ यहाँ पर, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, तो जैसे अभी ये क्वेश्चन किसका है, ड्यूरिंग द ईयर, किसका क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन है। चलिए पहले मैं यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखिए इसमें क्या होता है, तीन चीजें, एक तो आप हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहे हो, हर महीने के मिड में निकाल रहे हो, या फिर हर महीने के एंड में निकाल रहे हो। ठीक है, अब ये हो सकता है पर मंथ, हर महीने निकाल रहे हो यानी कि ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन दे सकता है आपको, या फिर वो आपको क्वार्टर का क्वेश्चन दे सकता है जिसमें आप पूरे ईयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जो क्वार्टर होता है वो 3 मंथ्स का होता है, या फिर आप 6 मंथ्स का टाइम ले सकते हैं जिसे हम हाफ ईयर कहते हैं, या फिर 9 मंथ का टाइम पीरियड ले सकते हैं। ठीक है, तो जब ड्यूरिंग द ईयर की बात करते हैं तो बिगनिंग, देखो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बता दूं, यहाँ पे 6.5 होता है, यहाँ पे मिड में 6 होता है और एंड में आपका 5.5। क्वार्टर में आपका आता है ये 7.5, यहाँ पर 6 आता है, यहाँ पर 4.5। 6 मंथ्स में ये 9 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है, एंड दिस इज 5, 4.5 एंड 4। और ये कैसे होता है, ये होता है आपके एवरेज पीरियड के फॉर्मूले से। अगर हम ड्यूरिंग द ईयर की बात करें तो देखो आपके पास पूरे 12 महीने हैं, आपने बिगिनिंग में विड्रॉ करा है, आपने सपोज 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ कर लिया, तो आप पे कितना टाइम बचा, पूरे 12 महीने बचे। देखो सिर्फ एक दिन गया है ना, महीना पूरा बचा है अभी, तो 12 महीने बचे हैं, तो 12 प्लस, अब जब आप लास्ट ड्राइंग करोगे वो कब करोगे, दिसंबर 1 तारीख को, तो 1 महीना बचा है, तो लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा है 1 महीने का, 12/1/2, तो कितना आ जाएगा 13/2 विच मीन 6.5। इस तरीके से आप एवरेज पीरियड निकालते हैं, कितने भी मंथ्स का क्वेश्चन दे दे बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन पे जब आएंगे तो यहाँ पर कितना यूज करेंगे एवरेज पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहा है ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ में कितना आएगा 5.5 बाय 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 0 0 कैंसिल, 12 2s are 24 20 एंड ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन 55 इंटू 18, 8 5s are 40 44, देन 55 कितना आ जाएगा ये 990 विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाने की कोशिश की है। देखो एंड में कितना था हमारे पास 5.5 था। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लासेस में आपने डिटेल में करी है और ये रिविजन है, तो यहाँ पर मैंने उसे इतना ही इंक्लूड किया है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सीता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। मीता वॉज मैनेजर हु रिसीव द सैलरी 4,000 पर मंथ। मीता जो है इनकी मैनेजर है जिसे 4,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है, यानी कि अगर हम इसे पर मंथ है पूरा ईयर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 48,000। इन एडिशन टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहां पर जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका मैनेजर कमीशन का। देखो मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है किस पे दिया जाता है, नेट प्रॉफिट पे। दो तरीके से होता है, एक होता है आफ्टर चार्जिंग और एक होता है बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग और एक होता है आफ्टर चार्जिंग।
बिफोर चार्जिंग में आप फॉर्मूला यूज करते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस आर। ठीक है, और ये क्या है, अगेन ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन देखो मैनेजर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनर्स का कमीशन क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो तभी मिलेगा जब आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन मैनेजर कमीशन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैनेजर कमीशन में यहां पर उसको 48,000 सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन हमसे पूछा है कि इसके एडिशन में उसका कितना कमीशन बनेगा और टोटल रेम्यूनरेशन कितना आएगा। तो यहाँ पर मैनेजर की कमीशन हमसे कहा है कि 5% है। नेट प्रॉफिट कितना है, 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। ठीक है, बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी चार्ज करने से पहले। तो पहले तो हमें अपने नेट प्रॉफिट में से जितना उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं उतना तो हमें माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा, 6,30,000, 6,30,000। और कमीशन कैसे निकालनी है हमें, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है, रेट प्लस हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका 6,30,000 इंटू 5/105। इसे सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5, एंड इसे सॉल्व करेंगे 21 3 जा, कितना आ जाएगा ये 30,000। ठीक है, तो 30,000 आएगा तो 48,000 और 30,000 प्लस करेंगे कितना आएगा 78,000। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैनेजर कमीशन का टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हुआ है। मैंने हर एक टॉपिक के एक ही क्वेश्चन लिया है ताकि मैं आपको साथ साथ उसका रिविजन करा सकूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Sumit and Amit are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their capitals at the end of the financial year, their capital at the end of the financial year, end मतलब closing capital 5,60,000 and 4,10,000. After debiting drawing and crediting share of profit respectively, their drawings during the year was ₹75,000 and 45,000. प्रॉफिट दे रखा है आपको 1,00,000 रुपए। आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो अभी मैंने आपको यहां पर सिखाया था, इस क्वेश्चन में सिखाया था कि कैपिटल हमेशा किस पे चार्ज की जाती है, ओपनिंग कैपिटल पे। क्वेश्चन में क्या दी है, क्लोजिंग कैपिटल। तो जब क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हमें क्या करना होगा, ड्रॉइंग्स को ऐड करना होगा, प्रॉफिट को लेस करना होगा, एडिशनल कैपिटल को लेस करना होगा, एंड देन हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपके पास दो पार्टनर्स हैं, सुमित एंड अमित। इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 5,60,000 सुमित का है और 4,10,000 आपके अमित का है। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल है तो ड्रॉइंग्स वैसे माइनस होती है, लेकिन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ड्रॉइंग्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75,000 प्लस 45,000। प्रॉफिट जो है कितना है 1,00,000, रेशियो कितना है 3:2। तो प्रॉफिट को बांटेंगे तो 1,00,000 इंटू 3/5, 1,00,000 इंटू 2/5, तो कितना आ जाएगा ये 60,000 और 40,000। प्रॉफिट है वैसे तो ऐड होता है, लेकिन उल्टा चलेंगे, प्रॉफिट क्या होगा माइनस 60K और 40,000। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 5,60,000 माइनस 60,000 कितना आ जाएगा 5,75,000। 4,10,000 एंड 40, तो ये आ जाएगा आपका 4,60,000। नहीं, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ करी है। 4,10,000 प्लस 45, तो 4,55,000 माइनस 40,000, 4,15,000, तो 4,15,000। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो बताओ कितना इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा सुमित और अमित को। तो भाई इनका 10% निकाल दो।
10% निकालते हैं, पीछे का एक जीरो गायब, तो 57500 और 41500, तो 57,500, 41,500, विच इज ऑप्शन नंबर डी। और वैसे आप सिर्फ इतना ही सॉल्व करके अपना आंसर दे सकते थे, क्योंकि देखिए बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो अगर आप सुमित का भी निकाल लेते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसकी हेल्प से आप अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है, बेसिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सॉरी, ये यहाँ पर एक गलत कॉपी हो गया है, चलिए कोई नहीं। Question number 7. Any change in the relationship of existing partners which results in an end of existing agreement enforces making of new agreement. अगर रिलेशनशिप है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की है, और ये ऐसा चेंज है जिसमें ओल्ड एग्रीमेंट था या एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था वो एंड हो चुका है और अब एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, फिर से बढ़ रही है, बन रही है, तो ये हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। रीवैल्यूएशन कब बनता है? जब एडमिशन होता है। रियलाइजेशन कब बनता है? जब डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले देखिए, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, है आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। ठीक है, कोई भी चेंज आ रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में, तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो क्या क्या चीजें होती है? पहला, आपका चेंज आता है किस पे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। ठीक है, दूसरा, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब आपका कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब आपके पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा हो, रिटायर हो रहा है, या फिर उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, या फिर एमेलगेमेशन हो रहा है दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप का, एमेलगेमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप में पहले चेंज इन पीएसआर, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे, एंड देन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जब देखो, जब हम चेंज इन पीएसआर की बात करते हैं तो हमारे पास दो रेशियोज को भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। एक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक होता है गेनिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसे आप याद रखेंगे सन से। ठीक है, सन से। गेनिंग रेशियो को क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो इसे सन से याद रखना, और इसका अपोजिट आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जब देखो ए और बी पहले 3:2 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि हम इक्वली अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नया रेशियो इन्होंने बनाने की कोशिश करी, ये इनका ओल्ड है, ये न्यू रेशियो है। अब इसमें क्या हुआ? पहले ए को ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, लेकिन अब उसे अपना पोर्शन सेक्रीफाइस करना पड़ा। ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ा। और यहाँ पर बी को भी थोड़ा पहले ठीक ठाक मिलता, लेकिन उसे भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। दोनों को इक्वली मिलेगा, तो एक पर्सन गेन कर रहा है, एक पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है। इसीलिए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो या फिर मैं इसे ऐसा कह दूं कि 1:2, अब इन्होंने अपना रेशियो कर दिया, तो यहां पर क्या हुआ? ए को सेक्रीफाइस करना पड़ा। अगर मैं कहूं
1:3 कर रहे हैं। यहाँ पे ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। यहाँ पर ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी का उतना ही पोर्शन है। तो इस तरह से आपका पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछा है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉसेस थे, ठीक है, यानी कि इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है मुझे 1:1। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपना जो न्यू रेशियो है वो रखेंगे 4:3। तो इसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से हमसे पूछा है कि बताओ ए ने गेन किया है या सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालेंगे, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकाल सकते हैं, अपना गेनिंग रेशियो में निकाल सकते हैं, आपको उससे पता चल जाएगा। पहले हम सेक्रीफाइसिंग से करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। पहले ए का देखते हैं, ए का ओल्ड शेयर कितना था 1/2, न्यू शेयर कितना है 4/7। बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/2 और न्यू शेयर कितना है 3/7। एलसीएम लेंगे इसका 14 to 7, 7 minus 4, 14 to 7, हाँ 2 7 जा 7, 1 जा 7 और 7 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आना, ठीक है। यहाँ पर आएगा -1/14 और यहाँ पर आएगा 1/14। तो माइनस का मतलब क्या है कि एक ने इतना गेन किया है और इसने इतना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि ए ने गेन किया है कि सेक्रीफाइस, तो ए ने क्या किया है, ए ने गेन किया। देखो माइनस सोच के ये मत समझना कि माइनस का साइन आ गया तो उसके बाद सेक्रीफाइस, नो, इतना पोर्शन ए ने जो है वो क्या किया है, गेन किया है फ्रॉम बी। देख रहे हो ना, यहाँ पे ए का पोर्शन बढ़ गया, तो ये क्या है, ए ने क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि यहाँ पर ए ने गेन किया है 1/14 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब वहां पर तीन पार्टनर्स है XYZ जिनका रेशियो है 5:3:2। XYZ 5:3:2। इन्होंने डिसाइड किया है कि अब इनका जो रेशियो होगा वो 3:2:1 होगा। तो ये ओल्ड रेशियो था, XYZ का न्यू रेशियो निकालना है 3:2:1, ठीक है। सेम चीज करेंगे आप, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। अब यहां पर फिर से वही तरीका है, x के लिए निकालेंगे पहले, y के लिए निकालेंगे, z के लिए निकालेंगे, ठीक है। और इसको माइनस करने के बाद आपको अपना गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उनके रेशियो का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है कि कितना आंसर आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो, एज पर AS 26 ओनली परचेज गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए, दो तरह से हम गुडविल यहाँ पर लेते हैं, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम ट्रीटमेंट किसका दिखाते हैं, परचेज गुडविल का दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सही कह रहा है कि सिर्फ परचेज गुडविल को हम बुक्स एंड अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल हैव टू एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, करेक्ट। गुडविल इज अ फिक्सिशियस एसेट, गुडविल एक फिक्सिशियस एसेट है, नो। भाई गुडविल एक ऐसा एसेट है जो कि हमें कोई वैल्यू देता है, तो उसे हम फिक्सिशियस एसेट नहीं कह सकते। इसलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां से जो है मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड जो है और आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, इन सब का ट्रीटमेंट कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल में, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। स्लाइड ऐड कर लेते हैं एक। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मेथड्स, ठीक है।
यहाँ पर सबसे पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल निकालते हो तो क्या लिखते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो है ये निकलता है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। ऐसे ही दूसरा मेथड आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे निकलती है गुडविल? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? जितनी करी है, जितनी भी आपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज को आप हटा देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज को, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बचता है इनटू रेट अपॉन 100। तीसरा मेथड आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड इसे भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से और एक सुपर प्रॉफिट के मेथड से। सेम इसी तरह से फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, और जब हम इसमें बात करते हैं गुडविल के और भी टाइप, जैसे डॉग गुडविल, ठीक है, रेड गुडविल, रैबिट गुडविल और आपकी कैट टाइप ऑफ गुडविल, तो ये भी कुछ टाइप्स है जो कि आपको पढ़ने हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डॉग टाइप ऑफ गुडविल होती है ये क्या होती है? इट इज लॉयल टू पर्सन, मतलब कि जो बिजनेस का ओनर है उससे अटैच रहना, दैट इज डॉग टाइप ऑफ गुडविल। रैट टाइप ऑफ गुडविल, ये कोई अटैचमेंट नहीं होता यहाँ पर, नॉट अटैच नाइदर टू प्लेस नाइदर टू पर्सन। रैबिट जो होता है, रैबिट होता है नियरेस्ट प्लेस को देखकर अटैच होता है, कि जो भाई हमारी पास की जगह हम वहां से सामान लेते हैं, नियरेस्ट प्लेस। ठीक है, कैट जो होता है ये होती है लॉयल टू ब्रांड। जो इंसान बिजनेस चला रहा है वो कहीं भी अपना बिजनेस लेके चला जाए, लेकिन मैं उसके ब्रांड से लॉयल हूं, और इसी टाइप की गुडविल को हम बेस्ट मानते हैं। ठीक है, अब इसी के बेस पे आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट दिया है 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 10% पर एनम। आपको पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का अमाउंट पूछा है, गुडविल नहीं पूछी है, ध्यान दीजिएगा, गुडविल नहीं पूछी है, सुपर प्रॉफिट पूछा है। सुपर प्रॉफिट होता है आपका माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? एवरेज प्रॉफिट है 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो कितना हो जाएगा? 50,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 10,000। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए होते तो आप गुडविल भी कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पर आपसे सुपर प्रॉफिट पूछा है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और भी यहाँ पर एक गुडविल का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल इज कंसिडर टू बी द बेस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया डॉग गुडविल जो होती है वो अटैच टू पर्सन होती है। ठीक है, कैट जो होती है वो लॉयल टू ब्रांड होती है। रेड टाइप ऑफ गुडविल जो बिल्कुल भी अटैच नहीं होती। काउ गुडविल को नहीं, हम यहाँ पर रेबिट गुडविल को पढ़ते हैं, जो अपना नियरेस्ट प्लेस देकर ही प्रोडक्ट को खरीदता है। तो बेस्ट गुडविल कौन सी मानी जाती है? कैट गुडविल, जो आपकी ब्रांड से लॉयल होती है, ये बेस्ट गुडविल मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, PQR were partners in a firm sharing profits in 5:3:2. They decided to share future profits in 2:3:5. For this purpose, the goodwill of the firm was valued 1,20,000. तो एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है आपको, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको इसका डिटेल में बताती हूँ। अब ट्रीटमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अंडर रिकॉन्स्टिट्यूशन, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंपल चेंज इन PSR। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप अपनी गुडविल कैसे बांटते हैं?
अगर आपकी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो उसको आपने सिंपल राइट ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और वैसे आपकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एडमिशन में भी यही होता है, वहां पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर भी एक्सप्लेन करूंगी। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब गेनिंग टू सेक्रीफाइस देखने के लिए हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। ओल्ड है मेरे पे रेशियो 5:3:2 और न्यू है 3:5। तो हम पहले निकालेंगे अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर पी, क्यू एंड आर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है 5/10 माइनस 2/10, कितना आएगा 3/10। क्यू का कितना है 3/10 माइनस 3/10, कितना हो जाएगा ये नील। आर का कितना है 10 माइनस 5/10, तो कितना आएगा -3/10। अब माइनस है तो क्या है ये गेन, और यहाँ प्लस है तो ये कितना है सेक्रीफाइस, ठीक है। हमारी एंट्री क्या थी, देखिए अभी हमने एंट्री क्या पढ़ी थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, G2S। तो गेन कौन कर रहा है, आर। तो एंट्री क्या बनेगी, आर्स कैपिटल अकाउंट पीज कैपिटल अकाउंट। तो आर को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। तो आर कहाँ पे डेबिट है, ओके, ऑप्शन ए में डेबिट है, बी में डेबिट है, सी में भी डेबिट है, ठीक है। अमाउंट अब हम चेक करेंगे, कितना अमाउंट है गुडविल का 1,20,000, और रेशियो कितना है हमारा 3:3 इक्वल आएगा, यानी कि इसे आप करेंगे 3/10। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा ये 36,000। तो 36,000 पी और आर और 36,000 पी को मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आर अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो देखिए क्रेडिट करेंगे पी के अकाउंट को 36,000 से और डी डेबिट करेंगे आर के अकाउंट को 36,000 से। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म जिनका रेशियो है 3:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। क्या करना है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली बांटने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 60,000 का और जनरल रिजर्व है आपका 30,000 का, ठीक है। इफ दीज आर नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे तो बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। बेसिकली हमें जर्नल एंट्री करके बतानी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड रेशियो दे रखा है आपको 3:2:1 और न्यू रेशियो दिया है आपको इक्वली, यानी कि 1:1:1। तो पहले आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस हुआ है या फिर गेन किया है, ठीक है। तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर हम बात करें एक्स की, तो एक्स का ओल्ड कितना है 3/6, न्यू कितना है 1/3, ये कितना आ जाएगा 3 -2/6 यानी कि 1/6। वाई का कितना है 2/6 एंड 1/3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 -3 2 6 और 6, ये हो जाएगा नील। ऐसी अगर हम z की बात करेंगे तो z का शेयर कितना आएगा 1/6 माइनस 1/3, ये आएगा 1 -2/6 यानी कि -1/6। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि z ने गेन किया है और x ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, z कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि z ने यहाँ पे गेन किया है। मैंने आपको बताई थी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब देखिए अमाउंट, देखिए अमाउंट कितना है 60,000 आपका प्रॉफिट है, ठीक है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, और आपका 30,000 क्या है आपका जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा टोटल, जब आप इसका करेंगे तो कितना आएगा 90,000। तो 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1/6 इंटू 90,000 कितना आएगा ये 6 1 6 6 5 30, 15,000, यानी कि Z कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू X कैपिटल 15,000। तो ऑप्शन देखिए Z, अच्छा हाँ Z कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। तो क्वेश्चन में देखिए Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट कहाँ पे हो रहा है,
Z कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 15,000, X कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 15,000। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनर में ऑल्सो बी यूज टू पे ऑफ द फर्म्स डेट। पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है उनका भी इस्तेमाल फर्म के डेट को पे करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर्स है वहां पर इनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। ठीक है, तो असर्शन ए तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं, ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड नहीं, कैसी लाइबिलिटी होती है? अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन द फर्म। तो ए स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन आर जो है इसका रीजनिंग जो है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गुडविल वाला क्वेश्चन करा दिया था मैंने। क्वेश्चन 16, अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। आप एक नए पार्टनर को एडमिट करते हो, यहाँ पर हो रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिट करते हो तो न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए आपको सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का कंसेंट मिलना जरूरी है। ठीक है, तो विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो यहाँ पे सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए, तो बताइए न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ नए केसेस आते हैं। केसेस हम एक एक करके स्टडी करेंगे। केसेस इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो while admitting a new partner। जब न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो कौन कौन से केसेस होते हैं? देखिए, पहला केस होता है जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रेशियो दिया है न्यू पार्टनर का, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, है ना, और इनका रेशियो दे रखा है 3:2:1। डी आया है फॉर 1/6 के लिए, तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। इस केस में आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो न्यू पार्टनर आया है उसकी हेल्प से आप रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। टोटल वैल्यू 1 है तो -1/6 करेंगे, रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा? 5/6। अब जैसे ए का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर, डी का तो हमारे पास है ही 1/6, मल्टीप्लाई करेंगे। सी का पहला शेयर कितना था? 3/6, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, सबको रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/6, ये हो जाएगा 15/36। बी का शेयर 2/6 इंटू 5/6 यानी कि 10/36। सी का शेयर 1/6 इंटू 5/6 यानी कि 5/36। अब इसे भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, कितना आ जाएगा? 6/36। तो न्यू रेशियो क्या बनेगा आपका? 15:10:5:6। ठीक है, ये आपका नया रेशियो बनेगा। ये है केस नंबर 1। केस 2, नया पार्टनर है, उसने एक्वायर किया है शेयर इक्वली। इफ न्यू पार्टनर एक्वायर शेयर इक्वली। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे A:B है, इनका रेशियो है 7:5। सी आया है 1/6 के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो उसने ए और बी से इक्वली लिया है, यानी कि 1/6 के इसने 2 पार्ट करे होंगे। ए से लिया होगा इसने 1/6 का हाफ पोर्शन यानी कि 1/12, और बी से लिया होगा इसने 1/6 का भी हाफ यानी कि
अगेन 1/12, ठीक है। तो 1/12 ए ने सेक्रीफाइस किया होगा अपना, और 1/12 बी ने सेक्रीफाइस किया होगा, ठीक है। अब नया रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो। ए का पहले खुद का रेशियो कितना था, 7/12, उसमें से उसे 1/12 सी को देना पड़ा, तो कितना आया, 6/12। बी का पुराना रेशियो कितना था, 5/12, जिसमें से 1/12 उसे सी को देना पड़ा, तो कितना आएगा ये, 4/12। और सी का शेयर तो दे ही रखा है 1/6, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2/12। तो न्यू रेशियो कितना आएगा, 6:4:2, ठीक है। आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, 3:2:1, इस तरीके से। और भी केसेस आते हैं, जैसे केस 3 अगर मैं बताऊं, केस 3 में क्या है कि अब देखो यहां पर तो था कि इक्वली शेयर ले रहा है, लेकिन यहां पर अगर बोला है कि फिक्स रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को रेशियो या शेयर देने में, तो केस 3 बनता है, इफ पार्टनर acquire share in particular ratio। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, A/B है जिनका 7:3 है, ठीक है। C आया है 3/7 के लिए, जिसका इसने जो शेयर लिया है वो कितना लिया है, विच ही टुक फ्रॉम A एंड फ्रॉम B। A से लिया है इसने 2/7 और B से लिया है इसने 1/7। देखिए दो चीजें हैं, एक होता है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब इसमें से, यानी कि माइनस, ऑफ का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे फ्रॉम बोला है, तो ए का पहले शेयर था 7/10, जिसमें से 2/7 वो दे चुका है सी को, तो फ्रॉम 2/7। बी पुराना था 3/10, और जिसमें से 1/7 दे चुका है किसको, सी को। एलसीएम लेंगे आप इसका, 70, 10 7 7 7 49, 7 10 10 2 20, तो कितना आएगा ये, 29/70। ये आएगा 10 7 7 21, 7 10 7 विच इज 11/70। और इसका कितना शेयर था, 3/7, तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इक्वल आ जाए, 30/70। तो नया रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 29:11:30, ठीक है। इसी तरीके से एक और केस बनता है, केस 4, when old partners tender a particular fraction from his share। ठीक है, तो अगेन जैसे इसमें बोलूं, ए और बी है, इनका रेशियो है 3:2। ए सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/2, और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो जैसे ए का सेक्रीफाइस अगर मैं निकालूंगी, ए का सेक्रीफाइस, तो वो कितना आएगा, 3/5 इसका खुद का रेशियो है, जिसमें से 1/2 वो दे रहा है किसको, सी को, 1/2 ऑफ हिज शेयर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/10। ऐसे ही अगर मैं बी का निकालूंगी सेक्रीफाइसिंग, 2/5 इंटू अगेन 1/2, यानी कि 5 2 10, ठीक है। तो ए का जो नया शेयर निकलेगा कितना होगा, ओल्ड है 3/5, माइनस कर दो, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/10, तो हो जाएगा 10, 5 2 10, 3 2 3/10, ठीक है। अगेन बी का भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/5 2/10, तो 5 2 10, 4 - 2/10, तो 2/10, ठीक है। इस तरह से ये कुछ भी हो सकता है, मैंने रैंडमली यहाँ पे नंबर्स ले लिए हैं। आप समझ गए हैं कि ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब है माइनस। तो क्वेश्चन कुछ भी बोले अच्छे से पढ़ना, फ्रॉम लिखा है तो माइनस करेंगे, ऑफ लिखा है तो पहले मल्टीप्लाई करके पोर्शन निकालेंगे, देन उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अगर ये केसेस आपको क्लियर हो गए हैं तो अब आने वाले कुछ क्वेश्चंस भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी पार्टनर्स है 3:2 में, नया पार्टनर आया है 1/3 के लिए, तो आपको नया शेयर निकालना है। तो जब
इतनी ही इंफॉर्मेशन दी होती है तो रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, वो आएगा 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3। तो ए को 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और बी का निकालेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये हो जाएगा 6/15, ये हो जाएगा 4/15, ठीक है। और सी का कितना है, ऑलरेडी 1/3 है, 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/15। तो नया रेशियो आएगा 6:4:5, ठीक है। अच्छा ये तो 1 मिनट, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, माइनस भी करना है ना अभी हमें, 1 मिनट रुकिए। वही मैं सोचू कि ये गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, अभी हमें इसे माइनस भी तो करना है। तो ए का जब शेयर निकालेंगे तो ओल्ड कितना है उसका 3/5, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 6/15। बी का ओल्ड कितना है 2/5, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 4/15। तो 5 3 जा 9 माइनस 6/15 और ये आएगा आपका 5 3 2 6 माइनस 4/15 अगेन 3/15 2/15, ठीक है। और सी को कितना दे रहे हैं 1/3, तो 3 5 15। हाँ ठीक था, अच्छा ऑप्शन में ही यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो 3:2:1 आपका न्यू रेशियो बनेगा और यहाँ पे क्वेश्चन में ही नहीं दिया है, आपका आंसर ही नहीं दिया है यहाँ पे ऑप्शन में, तो इसका आंसर होगा 3:2:1, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 7:5, ठीक है, 7:5। अब इन्होंने सी को एडमिट किया अपने मैनेजर को और उसको 1/6 शेयर ये दे रहे हैं, जो कि 1/24 उसने ए से एक्वायर किया है फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। तो फ्रॉम बी तो डायरेक्ट माइनस करके आपको यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसे खुद से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका क्या आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। ये भी सरेंडर वाला सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको केसेस एक्सप्लेन कर दिए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 तक यही वाले क्वेश्चन है, ठीक है, यही वाले क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन 19 भी है, तो इसमें क्या है, ए और बी का रेशियो है 3:2। ए और बी का रेशियो कितना है 3:2। सी को एडमिट कर रहे हैं ये, ए कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 1/15 ऑफ हिज शेयर क्या करूंगा सी को दे दूंगा, और बी कह रहा है कि मैं 2/15 दे दूंगा। तो 1/15 ऑफ हिज शेयर मतलब 3/5 का 1/15 और 2/5 का 2/15, यानी कि 3/75 4/75 इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब इनके शेयर से न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए और बी के उसमें से इतना पोर्शन सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है, इतना पोर्शन सेक्रीफाइस करना होगा। तो ए का रेशियो कितना था 3/5, माइनस कर दीजिए 3/75। बी का कितना है 2/5, माइनस करेंगे 4/75 और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन 20 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सेम है, मैं केसेस करवा चुकी हूँ इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को नहीं करवा रही हूँ, तो प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 21 तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 गुडविल का ट्रीटमेंट कह रहा है। तो देखिए जब नया पार्टनर कोई गुडविल लेकर आता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर उसको हम रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे रेशियो है 2:1 और सी को एडमिट करा तो रेशियो बन गया 4:3:2। गुडविल थी 94,500। तो सी जो है गुडविल कैश में लाया, तो बताओ गुडविल किसके अमाउंट में क्रेडिट, कितनी क्रेडिट होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे शेयर निकालेंगे सी का कि वो कितनी गुडविल लेकर आया। सी का शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी के आने की वजह से कितना, देखिए 2/9 सॉल्व करेंगे, 9 1 जा 9 5 जा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 00 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2,10,000 21,000, ठीक है 21,000।
अब ये जो 21,000 है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी पार्टनर्स को, कैसे, उनका सेक्रीफाइसिंग और गेन निकाल के, ठीक है। तो यहां पर न्यू पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। चलिए अब पहले यहाँ पे निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है 2:1, न्यू कितना है 4:3:2। ए की बात करते हैं तो ए का 2/3 ओल्ड है और न्यू कितना है 4/9। तो ये जगह 3 3 9, 6 - 4 2/9। बी का कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 3/9, 3 3 9 तो कितना आ जाएगा निल। इसका मतलब ए को मिलेगा पूरा का पूरा, तो 21,000 अपॉन और मल्टीप्लाई बाय 2/9, ठीक है। एक सेकेंड, शेयर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, 21,000 निकाल चुके हैं। तो देखिए 94,500 का 2/9 निकाल चुके हैं 21,000। ये कंप्लीटली किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, क्योंकि बी यहाँ पर जो है वो निल हो गया है, बी का शेयर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। सी को एडमिट किया है 1/5 के लिए और उसने अपनी गुडविल लेकर आया है 1 लाख की, और रेशियो बनाया नया 3:1। तो पूछा है गुडविल कैसे क्रेडिट होगी। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर उसमें आपको यहाँ पे गुडविल निकालनी थी, जो कि हमने निकाली 2/9, लेकिन यहाँ पर हमें गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है, ये 1 लाख उसकी गुडविल पहले से दे रखी है, ठीक है। तो इसमें अगेन रेशियो निकालेंगे हम। न्यू रेशियो कितना है 3:1:1। ओल्ड कितना है 3:2, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब तो आप प्रो हो गए हैं इसमें, ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 माइनस 3/4, देन 2/5 माइनस 1/5, ठीक है। तो ये फिर से नील हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/5। ये किसको मिल रहा है, बी को, तो ओनली बी विद ₹1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, ये रिवैल्यूएशन से क्वेश्चन है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है हमारा जब कोई नया पार्टनर आता है, हमें फिर से अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना होता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो अगेन हम डेबिट में करते हैं अपने सारे के सारे लॉसेस और क्रेडिट में करते हैं सारे के सारे इनकम्स एंड गेन्स। तो इस तरफ आती है इंक्रीज होता है या लायबिलिटी डिक्रीज होती है, या फिर आप किसी अनरिकॉर्डेड एसेट को यहाँ पर शो करते हैं। इधर आता है आपका एसेट्स का डिक्रीज होना और आपकी लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना, ठीक है। और यहां आती है आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और देन आप इसके प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि एडमिशन के टाइम पर कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी देखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में है, तो कहां जाएगी, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट पूछता तो कहां आती, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रेंट टू अ पार्टनर इज नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस इट इज शोन इन P&L अकाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको ये पे करना ही होगा, इसीलिए आप इसे P&L अकाउंट में शो करते हैं। और जब वहां से एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है फिर आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में अमंग पार्टनर्स। तो बोथ A and R is true and I is the correct explanation of A। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के कुछ क्वेश्चंस, और रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी तक जो है अपना फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन डिस्कस किया। एडमिशन के कुछ क्वेश्चंस बचे वो मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, एंड रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन को भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इतने टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसे सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके क्या क्या आंसर्स आए हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep studying and keep revising and wait for the part 2. Bye bye students. Take care of yourselves. Bye bye.